हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। दिस इज माय सेकंड यूनिट। इस यूनिट में हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेकर के आ चुके हैं। जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट आएगा इस यूनिट का, जो हमारी यूनिट होगी सेकंड, ये भी हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, देन सिंपली आप मुझसे वहाँ पे सिंपली पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को समझना है कि ये होता क्या है। ओके, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है वो देखते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एलिसिटिंग, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब इसका कहने का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कह रहा है कि भाई जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है एक पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ये प्रोसेस होता है किसका? एलिसिटिंग का, एनालाइजिंग का, डॉक्यूमेंटिंग का और मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स। और मैनेज करना रिक्वायरमेंट्स को ही हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के थ्रू आता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें किस लिए की जाती हैं? हमारी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ हमारे पास की एस्पेक्ट होते हैं जिन पे हम काम करते हैं। तो पहला है एलिसिटेशन, एनालिसिस, वहीं पे डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो, एलिसिटेशन का मतलब क्या है कि हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स को आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था। जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आ रहा है देन आप क्या करेंगे? तो जो बनवा रहा है ना, जैसे जो क्लाइंट्स होंगे उनसे आप इंफॉर्मेशन लेंगे, तो उन्हीं को हम स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं। ठीक है, जो आपसे सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो एक क्लाइंट नहीं हो सकता है, एक ही सॉफ्टवेयर को 2-4 लोग ना शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उन्हीं को हम स्टेक होल्डर्स बोलेंगे ना। तो वो अब एक दूसरे के अब जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक आप इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करेंगे? तो स्टेक होल्डर से, क्लाइंट से, कस्टमर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको जो गैदर करने का प्रोसेस है उसको हम एलिसिटेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो हम आगे चलते हैं, आगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो यहीं पे देखते हैं सेकंड क्या है, एनालिसिस, रिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लैरिटी एंड फीजिबिलिटी। ठीक है, फीजिबिलिटी का मतलब होती है जो इन्फॉर्मेशन होती है, आगे हम चल के इसको समझेंगे कि फीजिबिलिटी का होती है जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता करना कि कॉस्ट कितना लगने वाला है, कितना रुपया लगने का, कितना, कौन सी स्किल लगने वाली है, कौन सी कोडिंग लगेगी, कौन सी लैंग्वेज लगेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सभी चीजों को हम फीजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्लैरिटी यहाँ पे मिल पाती है रिक्वायरमेंट्स में, हम एनालिसिस के अंदर करते हैं। थर्ड क्या है, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अब ये थर्ड स्टेप का मतलब क्या है? जैसे एलिसिटेशन और एनालिसिस से व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन देन यू नीड टू राइट अ डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक बार लिख लिया, अब जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे देन यू विल एनालाइज योर डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें क्या होगा कि जो स्टेक होल्डर्स ने बताई हैं, इंफॉर्मेशन दी हैं कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, किस टाइप की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी यूज करनी है। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल व्हेन वी मेकिंग एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन। इफ वी not made a documentation then very hard to make a software and very hard to understand what type of the stakeholder want to you can say want to the software. okay, तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है। वहीं पे वैलिडेशन की बात करूं तो वैलिडेशन क्या होता है? इंश्योरिंग द रिक्वायरमेंट्स मीट स्टेक होल्डर्स नीड्स। अब जैसे यहाँ पे वैलिडेशन एक अनदर स्टेप आ जाता है। जैसे आपने एलिसिटेशन में स्टेक होल्डर से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने ले ली, कि एलिसिटेशन में आपने इंफॉर्मेशन ले ली कि हाँ कुछ इंफॉर्मेशन है, आपने उनको एनालाइज किया, फिर आप क्या करते हैं? वैलिडेशन करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की है इज इट ओके और इट मीट्स द स्टेक होल्डर नीड्स।
अगर वो स्टेक होल्डर्स की नीड्स को मीट करता है, एंड देन दैट विल बी वैलिडेट योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो वहीं पे मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजिंग रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको मैनेज करना, बार बार स्टेक होल्डर से पूछते रहना कि यार इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने, अगर करने हैं देन उनको क्या करना, उनको मैनेज करना। ठीक है, वहीं पे कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हम स्टेक होल्डर से बात करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि इसमें देख सकते हो कि यार कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं, प्रोटोटाइप बना करके, डिजाइन बना करके, ये सभी चीजें हम यहाँ पे करते रहते हैं। तो चलिए यूज ऑफ इंजीनियरिंग देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड यूजर नीड्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको फर्स्ट यूनिट में अच्छे से मैंने बताए हैं, तो मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आप इजीली लिख पाएंगे। एंड क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पे देता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देगा, स्कोप डेफिनेशन देगा, कॉस्ट को एस्टिमेशन कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना कोई सॉफ्टवेयर में कॉस्ट लगने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखा होगा जब आप कोई भी कंपनी में जाते हैं, जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसा VS कोड जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, सो कितना कॉस्ट लगेगा। देन आप कॉस्ट पूछते हैं तो वो बता देता है 8 लाख लगेगा। तो वो कैसे बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पूरा एस्टिमेशन होता है, रिक्वायरमेंट आपकी पूछते हैं, उसी के हिसाब से वो आपको कॉस्ट बता देते हैं। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, भाई अब जैसे ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सॉफ्टवेयर है ये VS कोड हो सकता है, मैं हूँ, मेरा दोस्त हो सकता है, और दोस्त हो सकते हैं, दो नहीं हो, 2 4 5 6 लोग हैं, मेरा ग्रुप है, मतलब उसमें 6 लोग हैं, 6 लोग मिल के बनवा रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर बना रहा होगा तो यहाँ पे 6 लोगों से बात करेगा, उनसे कम्युनिकेशन करता रहेगा, कोलैबोरेशन करता रहेगा ड्यूरिंग टू मेकिंग द सॉफ्टवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिससे क्या होगा कि जो हमारी फंक्शनैलिटीज होंगी, जो हमारा वर्किंग सिस्टम होगा सॉफ्टवेयर का, वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे यूज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को। तो ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है वो हम देखते हैं। पहले मैंने बताया है कि जो हम स्टेक होल्डर से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं दैट इज द कॉल्ड एलिसिटेशन। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डीप में और थोड़ा सा डिटेल लेके गया तो हूँ, उसको देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज द क्रूशियल इनिशियल फेज, मतलब सबसे पहला जो फेज होता है व्हेन वी मेकिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड द एलिसिटेशन। वहीं पे encompassing the systematic gathering and discovering of the requirement from the stakeholders including the end users, customers, सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट एंड अदर रिलेवेंट पार्टीज। तो हमारे यहाँ पे एंड यूजर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जो रिलेवेंट पार्टीज हैं, उन सभी चीजों से जो हम डिस्कस करके जो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इनिशियल फेज इंफॉर्मेशन को जो गैदर करते हैं, उसी को हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख सकते हो क्या है, इट इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ द एक्टिविटीज एम्ड एट आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग, डॉक्यूमेंटिंग द नीड्स, प्रेफरेंस, कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर टू द डेवलप। अब जैसे इसमें कंस्ट्रेंट क्या रहेंगे, प्रेफरेंस क्या है, नीड्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, गोल क्या होने वाला है, और जो डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर की जाएगी, वो सभी चीजें जो है वो किस पे बेस्ड होती हैं, एलिसिटेशन पे होती हैं। तो एलिसिटेशन से जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, बेस्ड ऑन दैट वी विल मेक द डॉक्यूमेंटेशन, कैसी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, कैसा गोल होने वाला है, क्या हमारा सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी होगी, वो सभी हम कैसे एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द एलिसिटेशन। ठीक है, तो इसमें मेथड कैसे हम एलिसिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो देख सकते हैं इंटरव्यूज से, वर्कशॉप से, प्रोटोटाइप से, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस, यूज कैसे, सर्वे करवा करके, ऑब्जर्वेशन, जैसे कोई 4 लोग बात कर रहे हैं उनसे ऑब्जर्वेशन कर लिया, कोई फोकस ग्रुप कर लिया, क्वेश्चनायर करवा लिया, स्टोरी टेलिंग कर ली ना, तो ये सभी मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रोसीजर्स हैं। अब प्रोसीजर देखो वो मेथड्स है, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर इसका क्या है, कोई भी एलिसिटेशन परफॉर्म करने का, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर्स को, कि कौन से स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। तो डिटरमाइन रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द एंड यूजर्स और एक्सपर्ट, ये भी यहाँ पे आ सकते हैं। वहीं पे सेलेक्ट टेक्निक्स, मतलब चूज अप्रोप्रिएट मेथड लाइक इंटरव्यूज, वर्कशॉप, मतलब टेक्निक्स का मतलब है ये वाले मेथड, इनमें से जो आपका सुटेबल लगे अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं या एक्सपर्ट हैं, एंड यूजर्स हैं, उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्ट एक्टिविटीज, स्टेक होल्डर्स गैदर द नीड्स एंड प्रेफरेंस
तो हम यहाँ पे कैसे वो जो स्टेक होल्डर से इंगेज कर सकते हैं, आपकी कंडक्ट जो एक्टिविटीज कराए हैं जिससे आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, रिकॉर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को भी यहाँ पे प्रिपेयर करते रहते हैं साथ में जब इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। वहीं पे वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स, जब आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को लिया, डॉक्यूमेंटेशन को भी प्रिपेयर कर लिया, उसके साथ में अगेन पूछते हैं, कंफर्म करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कंफर्म करते हैं कि यार जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे ली है, इज इट राइट और नॉट, इट मीट्स योर नीड्स और नॉट, तो वो सभी चीजें वहां पे हम देखते हैं। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे प्रोसीजर होता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया मेथड्स क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं एलिसिटेशन के, बट यहाँ पे आपको देखना है कि जब एलिसिटेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है वी गॉट द सॉल्यूशन और मैं अच्छी इंफॉर्मेशन पाऊंगा। दे हैव द फेसेस द मेनी प्रॉब्लम्स, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करनी पड़ सकती हैं, वी विल डिस्कस्ड ओवर हियर, एंड मैं यहाँ पे पीडीएफ में इजीली लिख दिया हूँ, आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स लाइक मिसिंग एंड अनक्लियर स्पेसिफिकेशन, मिसकम्युनिकेशन में क्या होगा, पुअर अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू द कम्युनिकेशन इशूज, एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या होगा, इवॉल्विंग द नीड्स कॉजिंग द चैलेंज इन द मैनेजमेंट, एंड रेजिस्टेंस टू चेंज के अंदर क्या होगा, रिलेक्टेंस टू अडॉप्ट द न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, नॉट इनफ इंगेजिंग फ्रॉम द की स्टेक होल्डर्स। अब जैसे इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एलिसिटेशन में ली जो कि कंप्लीट नहीं है। अब जैसे मिस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, स्टेक होल्डर से आपने अच्छे से बात ही नहीं की, आप शर्मा रहे हैं, आपका हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन करने से डरते हो, पब्लिक स्पीकिंग या किसी से आप ग्रुप डिस्कशन करने में डरते हो, देन वहां पे भी क्या होगा, मिस कम्युनिकेशन होगा, देन दे हैव द पुअर अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद में क्या होगा कि ड्यू टू कम्युनिकेशन इशूज से हमारी पुअर अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे हम जो बात कहना चाहते थे वी विल नॉट गेट द राइट पॉइंट, ओके। तो यहीं पे चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, इवॉल्विंग द नीड्स कॉजिंग द चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट, ओके। अब जैसे एक बार स्टेक होल्डर ने कहा नहीं ये वाली मुझे ए नाम की फंक्शनैलिटी चाहिए, दूसरी बार कह रहा है बी नाम की चाहिए, देन दे हैव द मेनी प्रॉब्लम्स, ओके, किसमें, एलिसिटेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में। तो वहीं पर रेजिस्टेंस टू चेंज, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस होता है कि मतलब एक बार बता दिया तो उसको चेंज करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। वहीं पे लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे बार बार इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते किसकी, स्टेक होल्डर्स की। अगर बार बार करेंगे तो हम यहाँ पे एलिसिटेशन वाला प्रोसेस ही करते रह जाएंगे, आगे हम काम कैसे कर पाएंगे ना, तो इसीलिए लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट हो पाता है। सो दिस इज द वेरी बिगेस्ट डिसएडवांटेज, क्योंकि बाद में अगर स्टेक होल्डर चाहेगा चेंज करवाना, अगर करवाता है देन इट रेजेस द कॉस्ट, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे एलिसिटेशन का प्रोसेस था। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कंप्राइजेस द सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डिटेलिंग द आर्किटेक्चर, डिजाइन, फंक्शनैलिटीज एंड यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट मीन्स कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है जो डिटेलिंग करता है किसी की आर्किटेक्चर की, कैसा आर्किटेक्चर रहने वाला है, कैसी डिजाइन रहने वाली है, कैसी फंक्शनैलिटी रहने वाली है, कैसा यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर रहने वाला है, वो सभी चीजों की जो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयर की जाती है उसी को हम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको सपोज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ठीक है, आप नए हैं यूजर, आपको नहीं पता है कि कैसे आपको इसको यूज करना है, देन उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाती है, वो आपको मिल जाती है। जैसे आप पाइथन नहीं जानते हैं, पाइथन आप नहीं सीखे, लेकिन अगर आपको इसको सीखना है देन उसकी आपको पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। ऐसे कोई भी आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे जावा सीख रहे हो, चाहे सी सीख रहे हो, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है। सेम ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाती है बनाने से पहले, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो वहीं पे इट इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंटेशन सच एज द सिस्टम ओवरव्यू, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फंक्शनैलिटीज, इंस्टॉलेशंस, कॉन्फ़िगरेशन गाइड्स, यूजर मैनुअल, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं ना, वही चीजें हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे भी फोकस करता है, मेंटेनेंस, सपोर्ट प्रोसीजर, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी मेजर्स, तो ये टाइप की हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, सिंपल इसका कहने का मतलब। वहीं पे हम देख सकते हो यहाँ पे इट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, ऑनबोर्डिंग ऑफ द न्यू टीम मेंबर्स एंड द फ्यूचर इनहैंसमेंट एंड अपडेट्स। अब जैसे आपने एक बार डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर ली, देन
देन जैसे आपने एक बार डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर ली, देन यू हैव टू वेरी लाइक कंसाइज इंफॉर्मेशन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में रखी है। देन आपके पास क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज चेंज करनी है या कोई चीज अपडेट करनी है, देन आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाए होते, देन अपडेट करना और इनहेंस करना, सो इट विल बी वेरी हार्ड। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो कौन कौन से टाइप्स के डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। क्या होगा, आउटलाइंस व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, क्या करना चाहता है सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग उसमें स्पेसिफिकेशन और यूजर की स्टोरीज, वो कौन सी टाइप्स की सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, वो यूजर्स की नीड और सभी चीजें यहाँ पे कवर की जाती हैं। वहीं पे एक डिजाइन की डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा सॉफ्टवेयर का, एंड हाउ इट्स कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, एंड यूजिंग डायग्राम एंड पैटर्न्स के हिसाब से हम यहाँ पे बनाते हैं। यूजर की डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर्स एंड हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर। अब मैंने बताया ना, जैसे अगर पाइथन कोई सीख रहा होता है तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, तो ऐसे यहाँ पे हम यूजर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, डिटेल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब जैसे हम कोई भी एपीआई अपने सॉफ्टवेयर में यूज किए तो उसकी हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, इफ वी लाइक अगर हम हटाना चाहें या हम कोई अपडेट करना चाहें, इनहेंसमेंट करना चाहें, सो इट विल बी वेरी ईजी। ओके, वहीं पे देख सकते हो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, हम पूरे ट्रैक मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड इंक्लूडिंग द प्लान, शेड्यूल्स, मीटिंग मिनट्स। तो ये सभी चीजों की हम प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं रिव्यूइंग यूजर्स रिक्वायरमेंट, कैसे हम रिव्यू कर सकते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट को। तो हम यहाँ पे 3 फेजेस में करेंगे, इवोल्यूशन, अलाइनमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। तो इवोल्यूशन के अंदर क्या है, असेस द कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड फिजिबिलिटी, आपको यहाँ पे देखनी है। वहीं पे अलाइनमेंट के अंदर क्या देखना है, इंश्योर द रिक्वायरमेंट मैच प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स नीड्स। अब ऐसा नहीं है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो आपके सॉफ्टवेयर का गोल था वो मैच ही नहीं कर रहा, आपने सॉफ्टवेयर कोई दूसरा बना दिया। स्टेक होल्डर्स चाह कुछ और रहा था, आपने बना कुछ और दिया। सो अलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर, जैसे आपने कुछ इस यूजर ने बताया कुछ इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनेगा और आप कुछ इस टाइप का सॉफ्टवेयर बना दिए, नहीं, वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, अलाइंड होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डिटेक्ट गैप्स, एम्बिग्यूटी, कन्फ्लिक्ट्स इन द डॉक्यूमेंटेशन। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करो, गैप्स जो हुए हैं, जो मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको आप सॉल्व करें। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है सॉफ्टवेयर में वो ना आए, नहीं तो यूजर्स क्या होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे तुम्हारे सॉफ्टवेयर से। सो इट विल नॉट बी यू कैन से इफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कैसे हम रिव्यू करते हैं यूजर्स की रिक्वायरमेंट को, वो हम यहाँ पे 3 फेजेस में करते हैं, एवोल्यूशन, अलाइनमेंट और आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो चलिए हम मैनेज कैसे करेंगे यूजर की रिक्वायरमेंट को, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर सकते हैं, सेटअप द स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, सेकेंड क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड एंड मॉनिटर चेंज ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स एंड कम्युनिकेशन के साथ शेयर चेंजेस विद द स्टेक होल्डर्स एंड गैदर द फीडबैक। वहीं पे देख सकते हो स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, इंश्योर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी। वहीं पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट, पीरियडिकली रिविजिट एंड एडजस्ट द रिक्वायरमेंट, जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। वैलिडेशन भी करना है, वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स, वैलिडिटी, रिलेवेंस, अलाइनमेंट विद द गोल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी आपको डॉक्यूमेंटेशन में, सॉरी मेरी पीडीएफ में, वो पढ़ सकते हो। तो कैसे आप मैनेज करेंगे, तो सबसे पहली बात है प्रोसेस एस्टिबुलेशन के साथ में, डॉक्यूमेंटेशन ट्रैकिंग के साथ में, कम्युनिकेशन करके साथ में करके यूजर के साथ में, स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी के साथ में, रेगुलर रिव्यू और अपडेट, और वहीं पे वैलिडेशन के साथ में हम किसी भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्टिव रिव्यू एंड मैनेजमेंट, इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स द स्टेक होल्डर नीड्स एंड लीडिंग द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो हमें यहाँ पे जो रिव्यू और मैनेजमेंट को अगर इंश्योर करना है, तो जैसे जो यूजर्स की नीड है उनको हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, उनको मीट, जो यूजर्स की नीड है वो मीट करनी चाहिए, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि अगर वो मीट करती हैं देन आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होने की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक था
जो कि आपको आई होप समझ में आएगा कि कैसे हम यहाँ पे मैनेज करेंगे यूजर्स की रिक्वायरमेंट को। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि फीजिबिलिटी स्टडीज क्या होती हैं, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फीजिबिलिटी स्टडी क्या है? फीजिबिलिटी स्टडी इज अ प्रीलिमिनरी एनालिसिस कंडक्टेड टू असेस द प्रैक्टिकली वायबिलिटी ऑफ द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? ये प्रीलिमिनरी एनालिसिस होता है, जो कि ये क्या करता है, ये बताता है कि मतलब जो आपका प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन है उसमें कितना रुपया लगने वाला है, क्या कॉस्ट लगने वाली है, वो सभी बेसिकली यहाँ पे थोड़ी फिजिकली हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इट एम्स टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली, इकोनॉमिकली और ऑपरेशनली, मतलब यहाँ पे कैसा क्या रुपया लगने वाला है, कौन सी टेक्निकल फंक्शनैलिटीज रहने वाली हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, वो फिजिबल बिफोर द कमिटिंग द रिसोर्स टू इट्स डेवलपमेंट। जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट जो पहले करना है, उसके पहले ये सभी चीजें एनालिसिस करना ही हमारी फीजिबिलिटी स्टडी के अंदर आती हैं। तो हमारी कितने टाइप्स की फीजिबिलिटी स्टडीज आती हैं? तो टेक्निकल, इकोनॉमिकल और ऑपरेशनल। तो टेक्निकल के अंदर क्या होगा? हम चेक करेंगे अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। वहीं पे एसेस कंपैटिबिलिटी एंड विद एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर क्या करेंगे? यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, वो सभी चीजें यहाँ पे हमें देखनी पड़ती हैं। वहीं पे इकोनॉमिक फीजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या करते हैं? एस्टिमेट द कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो कॉस्ट होने वाली है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इवोल्यूएट कर सकते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। वहीं पे थर्ड पॉइंट क्या है? ऑपरेशनल फीजिबिलिटी स्टडी। इसके अंदर क्या करेंगे? एग्जामिन करते हैं प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकली फॉर ऑपरेशनल स्टैंड पॉइंट एंड एनालाइजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, मतलब जो हमारा बिजनेस का प्रोसेस है, जैसे बिजनेस का प्रोसेस चलता है, क्या उससे वो अलाइन कर रहा है सॉफ्टवेयर कि नहीं कर रहा है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम फीजिबिलिटी स्टडीज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि फिजिबिलिटी में यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो प्रोजेक्ट का स्कोप है और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखो ये कह क्या रहा है? क्लियरली डिफाइन द पर्पस, गोल्स, स्कोप एंड ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। जो कि आपको प्रोजेक्ट मिला है, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर द पर्पस, गोल एंड स्कोप। ओके, वहीं पे देख सकते हो जब ये चीजें हो गई तो उसके बाद आपको गैदर करनी है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी है, रिलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल डेटा। तो ये जरूरी नहीं आपको ये फाइनेंशियल डेटा कहीं से आपको दूसरी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनसे मिल सकता है, जो आपके पैरेलल जो भी बिजनेसेस हैं वहीं पे कोई एक्सपर्ट हो सकता है, वहां से मिल सकता है, स्टेक होल्डर से मिल सकता है, एंड यूजर से मिल सकता है। तो ये सभी चीजें वहां से मिल सकती हैं। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, तो एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशंस और अप्रोच टू एड्रेस द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो हम बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए भी थे कि एलिसिटेशन में बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। उसी टाइप के यहाँ पे भी मेथड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस कर पाए। इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स, लाइक assess the feasibility of the each alternative based on the technical, economical and operational criteria। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो जो अल्टरनेटिव्स हम ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर ये नहीं हो पाया तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक नहीं दो हम ऑप्शन यहाँ पे रखते हैं, एक दो ऑप्शन रखेंगे, जिससे क्या होगा अगर ये काम नहीं किया तो हम इसको काम कर लेंगे ना। तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिव्स भी फाइंड करते हैं। वहीं पे कंडक्ट करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ईच अल्टरनेटिव्स एंड कंपेयर देम एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो हम सॉफ्टवेयर को जो बना रहे होते हैं तो वहां पे हम बेनिफिट्स को भी एनालिसिस करते हैं, क्या बेनिफिट्स होगा कि नहीं होगा। मेक रिकमेंडेशन, रिकमेंड द मोस्ट फिजिबल अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। ओके, प्रिपेयर फिजिबिलिटी एंड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इन द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स। वहीं पर प्रेजेंट फाइंडिंग टू स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेट द रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी टू स्टेक होल्डर। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 8 पॉइंट्स है जो कि आपको आई होप समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन पूछ सकते हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। वेल, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ फॉर द इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। जो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस यूज की जाती हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की अप्रोचेस होती हैं, एक तो होती है फॉर्मल
और वहीं पे दूसरी होती है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होगा और इनफॉर्मल में क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल मेथड के अंदर पढ़ते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर रिप्रेजेंट द डेटा इन द टर्म ऑफ द एंटिटी एंड रिलेशन। ठीक है, आपको ईआर मॉडल पढ़े होंगे डेटाबेस में। वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, जिसमें हम क्लास और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करते हैं ना, तो आपको पता होगा ऊप्स का कॉन्सेप्ट, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। मॉडल्स डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ईच इनकैप्सुलेटिंग द डेटा एंड बिहेवियर। ओके, वहीं पे DFM डेटा फ्लो मॉडलिंग या डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। फोकस ऑन रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ द डेटा विद इन द सिस्टम और प्रोसेस, कैसे प्रोसेस और सिस्टम काम करेंगे वो हम यहाँ पे DFM के थ्रू यहाँ पे करते हैं। वहीं पे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन टेक्निक्स SADT का यूज करते हैं। यूज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सभी टेक्निक्स हैं बेसिकली हमारी कि टेक्निक्स होती हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन की मॉडल को, मतलब कैसे इंफॉर्मेशन की मॉडलिंग करेंगे, कैसे डेटा को गैदर करना है, वो हमारे यहाँ पे मेथड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML का यूज करते हैं। प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइज नोटेशन फॉर द मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड फॉर्मल कॉन्सेप्ट एनालिसिस FCA का भी यूज यहाँ पे करते हैं। रिप्रेजेंट डेटा एज अ लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल कॉन्सेप्ट डेराइव्ड फ्रॉम द सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये बेसिकली जो मेथड्स से, ये आपको नाम याद रखने हैं और एग्जाम में लिख देने हैं, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको पढ़ना है डीपली तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में रखा है। तो ये सभी मेथड्स होते हैं, जैसे ER मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, DFM है, SADT है, UML है। तो ये सभी हमारे जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि कैसा हमारा सॉफ्टवेयर लगेगा, कैसा प्रोसेस होने वाला है और कैसा हमारा डेटाबेस से कनेक्शन होगा। तो वो सभी चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे आपको फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा, उसी टाइप से ये सभी अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें अगर आपको कमांड पानी है देन आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। ऐसे हम यहाँ पे इनफॉर्मल मेथड्स की बात करूँ तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्केचिंग एंड डायग्रामिंग, स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यूज और वर्कशॉप, प्रोटोटाइप और यूज केसेस एंड यूजर स्टोरीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों का हम यहाँ पे इनफॉर्मल मेथड्स में यूज करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी जो कि आपको पता चली होंगी कि कैसे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है सेकेंड यूनिट का। और यहाँ पे अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर PDF पसंद आ रही है, देन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं वो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। और अगर PDF को डाउनलोड करना है देन टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा सीखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड द स्टे प्रोटेक्ट।